Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss ideology of Pakistan in the light of statements of Quaid-e-Azam and अल्लामा इकबाल। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में हमने पहले पहले पढ़ चुके हैं। आइडियोलॉजी क्या होती है कि सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं किसी ग्रुप या नेशन की, जिसके अकॉर्डिंग वो लाइफ को गुजारते हैं। और दूसरी तरफ हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ा था कि टू नेशन थ्योरी जो थी कि दो नेशन हैं जो सब कंटिनेंट में, हिंदू और मुस्लिम जो है वो सेपरेट नेशन है। तो इसलिए मुस्लिम जो हैं उनको एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत है, क्योंकि वो डिफरेंट है हर लिहाज से, सोशली, पॉलिटिकली, फिर मोरली, रिलीजियसली हिंदू से। इसलिए मुसलमानों को एक सेपरेट स्टेट की नीड है, तो इसलिए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को रखा गया था। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या थी इसके बारे में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की। तो सबसे पहले कायद आज़म का और अल्लामा इकबाल को का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि जो कायद आज़म थे ये 25 सितंबर 1876 को जो था वो पैदा हुए थे कराची में। फिर इनने जो है ना इंग्लैंड से लॉयर की डिग्री की थी। फिर यहाँ पे आके बरसगीर में दोबारा आके इन्होंने लॉयर भी यानी प्रैक्टिस किया और देन पॉलिटिक्स भी जॉइन कर ली। स्टार्टिंग में इनने जो थी वो कांग्रेस जॉइन की थी। देन फिर ये जब इन्हें देखा कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदू के मफादात की बात करती है, तो फिर ये मुस्लिम लीग में आ गए थे। दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल की बात करें तो वो पोइट भी थे, फिलासफर भी थे। इनको वो शायर मशरक भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने जो थी वो मोस्टली खुद ही पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। जो इनकी फ़िलासफ़ी थी कि जो है वो खुद ही पे बहुत ज़्यादा मुसलमानों को जो अपनी शायरी से इन्हें उजागर किया था। और आज़ादी के लिए उन्हें जो दिया था, एक ख्वाब बताया था कि एक अलग मुल्क होना चाहिए, और कायद आज़म ने उसको फिर सियासी तौर पे जो है वो कन्वर्ट किया था एक न्यू कंट्री में। तो ये था बेसिक सा कुछ इंट्रोडक्शन। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं कि कैसे जो है ना मुस्लिम्स में डेवलपमेंट हुई ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एंड टू नेशन थ्योरी एंड कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल का क्या रोल है। अब जो सबसे पहले सेंस ऑफ नेशनहुड आया, वो डेवलप किया इन दोनों की वजह से। जो मुस्लिम थे उनके अंदर पाकिस्तान एस्टेब्लिश होने से पहले ये नेशनहुड का जो तसव्वुर था ये एक डेवलप हुआ कि उनने मुसलमानों को बताया, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़िलासफ़ी के थ्रू, अपनी शायरी के थ्रू, कि वो उनकी अलग पहचान है, आइडेंटिफ़िकेशन है। क्योंकि वो यूरोप से होके आए थे, तो उन्होंने देखा था कि यूरोप में जो था वो एक डिफरेंट कल्चर था नेशन कहलाने का, नेशन बनने का। जबकि यहाँ पे इस्लाम में जो है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। तो उनका जो गोल था वो मोस्टली टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। जो इन दोनों का बेसिकली गोल यही था कि एक तो प्रोटेक्ट किया जाए जो मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को, और दूसरा प्रमोट किया जाए जो दीन इस्लाम है, जी यानी वो जिस फिलासफी के तहत, इस्लाम के तहत लाइफ गुजारना चाहते हैं, उसके तहत वो बगैर किसी जबर के गुजार सकें। तीसरे नंबर पे ये था कि उन्होंने स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया ताकि मुसलमानों को पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेफगार्ड है वो मुहैया किया जाए फ्रॉम द ब्रिटिश अगेंस्ट द रूल। क्योंकि जो ब्रिटिश थे और हिंदू हिंदू मेजॉरिटी में थे, उनका एंटोगनेस्टिक जो था वो दुश्मनी जो था और राइवल मुखालफी करते थे, मुखालफत करते थे हर वक्त मुसलमानों की और इस्लाम की। तो इसलिए उनने जो है वो ये सोचा कि मुसलमानों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड मुहैया किया जाए। इसलिए जो कायद-ए-आज़म थे वो पहले बात करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, के मुसलमानों के लिए अलग जो है वो वोटर सिस्टम होना चाहिए। इन दोनों ने जो है वो एज़ अ लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस इस्लाम मुस्लिम नेशन में के लिए, क्योंकि ये गुड लीडरशिप थे। तो गुड एज़ अ गुड लीडरशिप इनने जो है ना इन्फ्यूज़ किया था क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस लोगों के अंदर, फिर कॉन्शियसनेस, मोबिलाइज़ेशन, सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट द एडवर्सिटीज़। तो इनने ये सारी चीज़ें इनने मुसलमानों में डेवलप की। तो मुसलमान लकी थे कि उनको इस तरह के कॉम्पिटेंट लीडरशिप मिली, लीडरशिप मिली, यानी कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के रूप में। अब मोहम्मद अली जिन्नाह की अगर बात करें, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिनका नाम था पूरा, मोहम्मद अली जिन्नाह थे वो हिस्ट्री मेकिंग लीडर थे। उन्होंने हिस्ट्री को जो है वो चेंज किया है, हिस्ट्री के कोर्स को। वो एक विज़नरी लीडर थे, यानी वो विज़न रखते थे, दूरंदेश लीडर थे, आगे फ्यूचर के बारे में सोचते थे। तो वो जानते थे कि फ्यूचर जो है वो मुस्लिम का सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पे स्पेशली जो हिंदू के अंडर अगर वो रहेंगे, वो उनके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होगा। इसीलिए वो उनने ये मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट का मुतालबा किया। दूसरा ये कि करिस्मेटिक लीडर थे, यानी लोग उनकी बात सुनते थे और उनकी जो रियल सेंस ऑफ द मीनिंग थी, ठीक है? चीज़ों की उनके मीनिंग होते थे, यानी वो अपनी चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन करते थे। करिस्मेटिक लीडर थे।
रोल ऑफ जिन्ना क्या था? रोल जो जिन्ना का रोल था वो एक डिसाइसिव रोल था और उनने आर्टिकुलेट किया चीज़ों को। जो मुस्लिम की डिमांड्स थी उनको ब्रिटिश के सामने उनने जो है वो ब्रिटिश के सामने ला के रख दिया, बेशक हिंदू उस पे अपोज भी करते थे। उन्होंने एज अ पॉलिटिकल जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो 1906 में स्टार्ट किया, जब उनने ज्वाइन की थी कांग्रेस को। स्टार्टिंग में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया क्योंकि यही उस वक्त जो थी वो जो सब कंटिनेंट के पीपल थे उनकी जमात थी, रिप्रेजेंटेशन जो इनकी कर रही थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। तो उनको जल्द ही जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल 1909 में जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया और 1913 में उन्होंने साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर ली। अब क्या था, स्टार्टिंग में जो जब ये दोनों पार्टीज में होते थे कायद आजम, तो ये इन्वेस्टेड थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, क्योंकि उस वक्त इनको पता नहीं था, ना ही ये अभी तक इन्हें समझ आई थी कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदू के मफादात की बात करती है। तो अब ये दोनों पार्टीज के मेंबर बन गए क्योंकि 1906 में उनने ज्वाइन की थी नेशनल कांग्रेस, 1913 को उनने मुस्लिम लीग भी साथ में ज्वाइन कर ली थी। अब क्या हुआ कि एक जो है ना डिसएग्रीमेंट हुआ गांधी ऑन द इशू ऑफ स्वराज, कि गांधी चाहता था कि हम सेल्फ रूल करें, यानी कंप्लीट फ्रीडम लें ब्रिटिश से, एंड नो यूजिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, और कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स को इस्तेमाल ना करें। लेकिन जिन्ना ने तब जाके रिजाइन कर दिया जब गांधी ने ये बात की कि हम जो है वो स्वराज चाहते हैं। तो क्योंकि जो जिन्ना थे वो तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते थे। फिर उनके जो स्टार्टिंग के एफर्ट थे कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के वर मेटेरियलाइज्ड व्हेन द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज साइन। जब लखनऊ का पैक्ट जो था ना वो साइन हुआ था, तो उनकी उस चीज़ को मेटेरियलाइज्ड कर लिया गया था। हिंदू जो थे वो उनने डिमांड्स भी एक्सेप्ट कर ली थी मुस्लिम की, जिन्हें सेपरेट जो था वो इलेक्टोरेट मिलेगा, फिर वन थर्ड सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेशन मिलेगी, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, ये लखनऊ पैक्ट में तो इन्हें हिंदू ने बात मान ली थी। जब नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी, तो नेहरू ने ये जो मुसलमानों की चीज़ें जो एक्सेप्ट हुई थी इन सबको राइट्स को इग्नोर कर दिया अपनी रिपोर्ट में। तब कायद-ए-आज़म ने रिटेलिएट कर लिया, यानी उसके अगेंस्ट जो था वो लाएअमल या जो है वो उसका रद्द-ए-अमल दिखाया फ़ोर्सफुली, और अपने 14 पॉइंट जो फ़ेमस 14 पॉइंट है कायद-ए-आज़म के वो प्रेज़ेंट किए। इस तरह उन्होंने डिफ़ाइन किया कि जो मुसलमानों की आइडेंटिटी है वो मोबिलाइज़्ड विद रेफरेंस टू द इस्लाम, और उन्होंने मुसलमानों को फिर कन्विंस किया कि वो हिंदू से डिफरेंट हैं, एंड द कांग्रेस और इस्लामिक प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड सिंपल सरफेस इनकी स्पीच एंड स्टेटमेंट। तो फिर जो इस्लाम के प्रिंसिपल थे, जो लॉ था वो उनकी ज़ुबान पे डिस्कस होता रहा। अब जिन्ना ने तब जाके जो वर्ड नेशन है मुस्लिम के लिए यूज़ किया था इन फेब 1935, कि मुसलमान जो हैं वो अलग एक नेशन है, ये उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में 1935 फरवरी में जो है वो वर्ड नेशन इस्तेमाल किया मुस्लिम्स के लिए। वो इस बात पे आर्गू करते थे दैट द कॉम्बिनेशन के जो रिलीजन, कल्चर, रेस, आर्ट, म्यूजिक एंड सो फोर्थ मेक अ माइनॉरिटी ए सेपरेट एंटिटी। क्योंकि मुसलमान की क्या कहते थे कि इनके पास एक तो रिलीजन, कल्चर, रेस, आर्ट, म्यूजिक हर चीज़ यानी मिल के एक सेपरेट एंटिटी, इनकी एक सेपरेट हस्ती है, पहचान है। और फिर मार्च 1936 बॉम्बे में जब उनने मुसलमानों को एट अ सेटलमेंट विद हिंदू एज टू नेशन, वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि अब जो हिंदू और मुस्लिम है वो दो अलग नेशन है 1936 में। और फिर 1937 में उनने एक्सेप्टेड किया कि इसमें सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ ब्रिटिश और हिंदू ही नहीं बल्कि एक थर्ड पार्टी भी है जिसका नाम है जी मुस्लिम्स। और 1939 में उनने फिर ही रोड दैट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू नेशन, के हिंदू और मुसलमान जो हैं दो अलग नेशन थे। फिर उन्होंने जो है ना एक प्रॉपर स्पीच दी कि वी आर अ नेशन विद ओवर own distinctive culture and civilization, language and literature, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral code, custom and calendar, history and tradition, aptitudes and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. बाय ऑल कानून्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर नेशन। तो वो उनने फिर ये बात अपनी पूरी साबित की एक क्वेश्चन कोर्ट के ज़रिए कि जो है हम हर लिहाज से अलग हैं, डिस्टिंक्टिव हैं, हमारे पास अपना कल्चर है,
अलग जो है हमारे नेम्स हैं, नोमेनक्लेचर है, सेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं, प्रोपोर्शन है। दुनिया के जिन यार लिहाज से जिस लिहाज से भी कौम की एक डेफ़िनेशन दी जाती है, हम एक कौम की डेफ़िनेशन पे प्रॉपर जो है वो उतरते हैं, इसलिए हम एक सेपरेट नेशन हैं। तो ये था कायदे-आज़म का रोल कि जिन्होंने कांग्रेस भी जॉइन की, मुस्लिम लीग भी जॉइन की, फिर उनने पहले वो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी का के एम्बेसडर थे, इसको प्रमोट करते थे, लेकिन जब हिंदू ने मकारी की, वो क्लेवरनेस दिखाई, तो फिर उन्होंने जो है वो अपना समझ गए वो कि मुसलमान जो हैं वो अब अलग हैं और हिंदू अलग हैं, हिंदू अपने बारे में ही सोचते हैं। अब उनकी कुछ स्पीच के अगर देखा जाए कायदे-आज़म की तो नई स्पीच एंड स्टेटमेंट जो 1940 टू 1947 तक उन्होंने दी, उनके मुताबिक यही था कि वो इस बात पे बिलीव करते थे, उन्हें इस्लाम का बहुत ज़्यादा वो ज़िक्र करते थे। कहते थे कि इस्लाम जो है वो डायनामिक फ़ोर्स है, जो मुस्लिम्स को जिसने यूनाइट रखा हुआ है, जो भी प्रेज़ेंट के क्राइसिस हैं, यानी अभी जो भी मुश्किलात हैं, उन सब को जो है वो ही इस्लाम की मदद से ही इस्लाम ही गाइड करता है और उसी की मदद से ही इन सबको सॉल्व किया जा सकता है, जो सोशल ऑर्डर सिविलाइजेशन है। फिर उन्हें गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड गवर्नेंस कि एक तो वो उनको उन्हें गाइड किया, फिर उन्हें इंस्पायर किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये 1949 में पास हुई थी। उन्होंने इंश्योर किया और पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो इलेक्टेड असेंबली और तमाम चीज़ें जो थी वो ऑर्गेनाइज़ की। मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक स्टेट अब क्योंकि इस्लाम के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीचेज़ वगैरह भी दी कि वो जो है क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो इस्लाम ही है, पहले से ही बना हुआ है। तो इस तरह उन्होंने इस्लाम की फिर बात की और इस्लाम में पाकिस्तान में जो है वो सबको उनने माइनॉरिटीज़ और जो मुस्लिम्स थे उनकी कहा कि अब हर एक आज़ाद है अपनी मर्ज़ी से वो अपनी इबादतगाह में इबादत कर सकता है। तो इस तरह ये रोल था जी कायदे-आज़म का अब जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसमें। अब बात करते हैं अल्लामा इकबाल का क्या रोल था? अभी तक हमने कायदे-आज़म का पढ़ा। तो अल्लामा इकबाल जो थे वो एक पोएट भी हैं और थे और फ़िलॉसफ़र भी थे। यानी फ़िलॉसफ़ी इनकी यही थी कि सेल्फ़ एस्टीम मोस्टली इन्होंने खुद ही पे फ़ोकस किया है। मुसलमानों को अपनी और पोएट थे, शायर-ए-मशरक़ भी इन्हें कहा जाता है। पोएट्री से इन्होंने लोगों को जगाया है, अवेयरनेस दी है, जो मुस्लिम्स थे सब कंट्रीज़ के उन्हें विज़न ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट तो इनका जो बेसिक विज़न था वो यही था कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए क्योंकि वो जो थे वो सेंचुरीज़ मैन लाइक अल्लामा इकबाल आर बॉर्न बट इन सेंचुरीज़ के वो एक शेर भी है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है तब जाके पैदा होता है चमन में देते हुए। तो वो कॉन्शियस थे सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लाम इन लाइव्स ऑफ द मुस्लिम्स तो वो इस बात से अवेयर थे उन्होंने जो पहला अपना खुतबा दिया था वो 1899 को एनुअल सेशन जो अंजुमन हमायत इस्लाम था लाहौर में उसमें प्रेजेंट किया था और नाला यतीम यानी उनकी जो एक पोएम है वो उन्हें वहाँ पे प्रेजेंट की थी। स्टार्टिंग में क्या था कि वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे वो पोइट्री गाते थे जिस तरह तराना हिंद है आजकल भी जो है ना वो इंडिया में कुछ स्कूलों वगैरह में पढ़ाया जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उनकी जो पोइट्री थी वो क्रिटिक थी एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस की तो जब वो यूरोप से पढ़े तो यूरोप में वो बहुत बड़े जो थे ना फैन थे कि वहाँ पे जिस तरह कौम है फिर वेस्टर्न कल्चर के वो जब वो वहाँ पे पढ़ने गए तो उसके बाद उनकी जो ख्यालात है वो चेंज हुए उनने उनका जो नज़रिया था कैपिटलिज्म मटेरियलिज्म एंड लैक ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इसको उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया और वहाँ से उनमें तब्दीली आ गई पहले वो इसको काफ़ी जो है वो लाइक करते थे उनके सिस्टम को बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो कौम बनने का है वो सिर्फ एक जगह में रहने एक जगह पे इकट्ठे रहने में कौम रहने से कौमें बन जाती हैं लेकिन ऐसा नहीं है इस्लाम का कंसेप्ट जो है वो यूनिक है तो इकबाल ने जो फोकस किया था वो कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम जो बरसगीर सब कंटिनेंट के मुस्लिम थे उनकी कंडीशन पे इकबाल ने बहुत गौर किया उन्हें कहा कि इस्लाम ही है जो मुसलमानों को जो है वो सैल्वेज दे सकता है निजात दे सकता है इस्लाम जो है वो हैज़ ऑलवेज वो मुस्लिम को सर्व करता है इस्लाम इज़ अ लिविंग डायनामिक आइडियोलॉजी दैट कैन मीट मॉडर्न challenges Islam to help them to overcome their internal discord and enable them to meet external challenges तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि इस्लाम ही जो है वो मुसलमानों को इन क्राइसिस से निकाल सकता है। फिर उन्होंने इत्तिहाद और जो थी रीइंटरप्रिटेशन की बात भी की कि जो है वो अपनी अक्ल को इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके जो है वो चीज़ों को सॉल्व करे। मज़ीद एक बुक दी गई है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम ये इकबाल की ही इकबाल के बारे में ही लिखी हुई है। इकबाल का इस्लाम के बारे में जो पर्सपेक्टिव था।
तो ज़रूर इसको अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ें। अब जो मुस्लिम लीग के सेशन में इलाहाबाद में दिसंबर 1930 में कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं आई वुड लाइक टू सी द पंजाब एनडब्ल्यूएफपी, ये जिसको आजकल केपीके कहते हैं, सिंध बलूचिस्तान अमालगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट एज़ अ सेल्फ गवर्नमेंट विदिन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ एनडब्ल्यू इंडिया। तो वो यही चाहते थे कि ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज़ हैं, टेरिटरीज़ हैं, इनको कंबाइन करके अमालगेटेड करके एक जो है वो अलग स्टेट बनाई जाए, जो बेशक उसकी सेल्फ गवर्नमेंट हो या ब्रिटिश के ही अंडर हो, लेकिन क्योंकि वो भी जो थे वो चाहते थे कि मुसलमान जो है वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, और यही उनकी बेसिक उनने फिर अपनी फ़िलासफ़ी में कहा भी, और यही दर्स दिया, यही अपना ख़्याल एक ख्वाब दिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग को मुल्क होना चाहिए, और जो बाद में उसको 1947 में एक और जो है ऑफिशियली एक मुल्क के तौर पे वो दुनिया के नक्शे पे आया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जो भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर दें, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। अल्लाह हाफ़िज़।